What is thermodynamics? So thermodynamics is a branch of science or physics which deals with concept heat and temperature and the interconversion of heat into other forms of energy. ठीक है, सो फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स जो हीट के साथ रिलेटेड एंड टेम्परेचर के साथ रिलेटेड सभी चीजों को डिस्कस करती है. नॉट ओनली दैट, हीट का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसे सभी इंटर कन्वर्जन के बारे में थर्मोडायनामिक्स बात करता है, थर्मोडायनामिक्स डील करता है. ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमने नोट डाउन करनी चाहिए. थर्मोडायनामिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस. Thermodynamics is macroscopic science. अब what is this macro means? So there are two things. Macroscopic and microscopic. So देखो, when we are saying macroscopic, it means bulk level system. Overall behavior. ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक इन डेप्थ, स्मॉलर लेवल. अगर सिस्टम के बारे में अगर कहना होगा तो this will be talking about molecules, and this will be talking about bulk mass या large mass. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एखादा कोई बिल्डर है जो घर बनाता है. ठीक है, सो घर बनाते वक्त ऐसा हो सकता है, अपन कंपेयर करेंगे उसने बनाया हुआ पहला घर और अभी वो दूसरा घर जो बना रहा है, ऐसे दो घरों के बारे में कंपेयर करेंगे. तो सीमेंट लाना पड़ेगा, रेती लानी पड़ेगी, लेबर्स लगेंगे, पानी लगेगा, बोर करनी पड़ेगी, और ये सब चीजें उसके साथ एसोसिएटेड रहेगी. ठीक है, सो गए वक्त के कंपेरेटिवली इस वक्त सीमेंट का भाव थोड़ा सा कम है, सीमेंट पर खर्चा कम हुआ. ईंटों का भाव बढ़ गया तो ईंटों के ऊपर खर्चा ज्यादा हुआ. लेबर्स
कोविड के कारण उनके रहने की अरेंजमेंट करनी पड़ी, उनको आना जाना करने के लिए परमिशन नहीं है, तो उनके रेसिडेंस का खर्चा बढ़ गया। तो ओवरऑल गए समय में जिस प्रकार से घर बनाया था और अभी जिस प्रकार से घर बना रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो इंग्रेडिएंट है, ये छोटे लेवल की जो घर के अंदर की बारीक बारीक चीजें हैं, लोहे का भाव कितना है, स्टील की कुछ चीजें चाहिए, कांच चाहिए, एल्यूमिनियम विंडो बनानी है, तो इसका भाव क्या है, कितनी अवेलेबिलिटी है, टाइल्स का भाव कैसा है, तो ये सब चीजें जो है, और कितने समय में हो रहा है, बीच में एक दिन बारिश आ गई, काम रुक गया, लेबर को तो पैसा देना ही है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब ऐसे हर चीजों का जमा खर्चे का हिसाब करना इज माइक्रो लेवल, बट मैक्रो लेवल क्या, मैक्रो लेवल पर हम क्या कहेंगे कि उसने पहला जब घर बनाया तब घर बनाने के लिए खर्चा लगा था 22 लाख, और उसने उसको बेचा है 25 लाख में, और इस बार घर बनाने के लिए खर्चा है 24 लाख, और अब उसने उसे बेचा है 30 लाख में। सो दीज आर बल्क लेवल। ठीक है, बड़े लेवल पर ओवरऑल सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हो, छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को अभी आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, यू आर थिंकिंग ऑन ईच लेवल, हर हर जगह पर कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसके बारे में बात करोगे और हिसाब किताब करोगे। अब मैक्रोस्कोपिक में ऐसा हो सकता है, जमा खर्चा निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो आप ऐसा कहोगे कि अकाउंट से इतने पैसे निकाले, इतना खर्चा हुआ, फाइनली इतने अकाउंट में आए, काम खत्म, हिसाब किताब क्लियर हो गया। बैंक से लोन लिया था 15 लाख का, 5 लाख खुद के पास के लगाए, ऐसे हो गए 20 लाख, और जब घर बेचा तब 25 लाख आ गए, हिसाब क्लियर एक झटके में। माइक्रोस्कोपिक में क्या होना था, अरे सीमेंट वाले को कितना दिया, सीमेंट वाले से कितना आया, लेबर्स को कितना दिया, लेबर से कितना आया, स्टील का भाव कितना है, वहां से कितना आया, तो ये सब हिसाब किताब बहुत डिटेल में आपको करना पड़ेगा। कोई सही कोई गलत नहीं है, ये दो, दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। क्या आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, वैसे ही सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे हमें पता है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, गैस है तो मॉलिक्यूल की मोशन रहेगी, मॉलिक्यूल की मोशन किस प्रकार से हो सकती है, उनका वाइब्रेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। सो ऐसी सब चीजों के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो दैट विल बी माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, वाइल बल्क लेवल पर अगर बात करेंगे तो 2 kg गैस है, एक 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कंटेनर में है, उसका प्रेशर इतना है और उसका टेम्परेचर इतना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, काम खत्म। अकेला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल की, ये सब डिटेल्स में हमें जाना नहीं है। सो थर्मोडायनामिक्स इज सच मैक्रोस्कोपिक साइंस। ऑब्वियसली इसके कारण, माइक्रोस्कोपिक होने के कारण ये सिंपल रहेगा, फॉर्मूले आसान रहेंगे, इक्वेशंस आसान रहेंगे और सिंपल रहेगा। माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, so you know there are 6.022 into 10 to the power 23 molecules in 1 mole of gas, and 1 mole of gas is, if you are talking about oxygen, it is 32 gram. तो अगर ज्यादा मास है तो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन सभी मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना, उनकी मोशन के बारे में बात करना, इट मींस द सिचुएशन इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनके बिहेवियर को कंसिडर करेंगे तो इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, फॉर्मूलेस डिफिकल्ट हो जाएंगे, बट ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करने की कुछ जगह पर जरूरत रहती है। So these are two different type of approaches to understand or to study system. Thermodynamics ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, इट डील्स विथ बल्क सिस्टम, लार्जर लेवल, ओवरऑल क्वांटिटीज, ओवरऑल बिहेवियर।
तो थर्मोडायनामिक्स इस प्रकार का मैक्रोस्कोपिक साइंस है। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है एक थोड़ा सा एक डिफरेंस जो हमें ध्यान में आना चाहिए। इट इज अबाउट मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स का क्या डिफरेंस है। तो देखो, मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की मोशन, पार्टिकल या बॉडी या फोर्सेस एंड टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, ये ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर थर्मोडायनामिक्स क्या करता है। तो थर्मोडायनामिक्स ignores or is not concerned with motion of system, but फिर क्या करता है, इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अमरावती टू नागपुर एज यूजुअल, ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या डील करेगा, थर्मोडायनामिक्स डील करेगा फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ये फ्यूल पेट्रोल का जो एक्सपांशन होगा और जिसके थ्रू ये चीजें चेंज होने वाली है, उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स डील करेगा। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर होने वाला एक्सपांशन, कंप्रेशन, टेम्परेचर राइज, कूलिंग, इनलेट आउटलेट ऑफ गैस, फ्यूल, इस सब के बारे में थर्मोडायनामिक्स डील करेगा। हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है उसके बारे में डील करेगा। उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये इंजन के काम करने के कारण गाड़ी कितने स्पीड से जा रही है, गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना है, या फॉर दैट मैटर पिस्टन का एक्सीलरेशन कितना है, इसके साथ थर्मोडायनामिक्स डील नहीं कर पाता। इवन दो यू विल से सर ये चीजें तो लिंक है ना, गाड़ी चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिस फोर्स के कारण गाड़ी चलने वाली है, वो फोर्स तो इस पिस्टन सिलेंडर के कारण ही एक्सर्ट होने वाला है। डेफिनेटली ये चीजें लिंक है, पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि टायर पर जो टॉर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कहाँ से आएगा। वाइल डीलिंग विथ थर्मोडायनामिक्स, वी आर नॉट कंसर्न विथ ये वर्क के साथ आगे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक ही जगह दोनों चीजें इन्वॉल्व है, बट देयर इज डिफरेंस कि थर्मोडायनामिक्स में हम ये फ्यूल का वर्क में कन्वर्जन, इसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिक्स में हमें वर्क आउटपुट मिला, फोर्स मिला, उसके आगे की प्रोसेसेस हम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। सो ये मेनली थर्मोडायनामिक्स का बैकग्राउंड है। इफ दैट इज क्लियर, हम दो चीजों को रिवाइज करके और थोड़ा आगे जाते हैं। तो कौन सी दो चीजों को रिवाइज करना है। सो फर्स्ट इज हीट। क्या कहा है हमने हीट को,
which appears at, कहाँ पर अपीयर होती है हीट? किसके कारण ट्रांसफर होती है हीट? तो देखो क्या कहा है, हमने कहा है द हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ये ट्रांसफर होने वाली एनर्जी है, विच अपीयर्स एट, कहाँ पर अपीयर होने वाली है? विच अपीयर्स एट बाउंड्री बिटवीन टू बॉडीज और सिस्टम एंड सराउंडिंग, दो बॉडीज के बीच में, इफ देयर इज अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, तो हायर टू लोअर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे हम हीट कहेंगे, एंड इट विल अपीयर एट इंटरफेस ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, या सिस्टम से सराउंडिंग को भी ट्रांसफर हो सकती है, जस्ट लाइक देयर इज कप ऑफ हॉट टी जो थोड़े समय के बाद ठंडा हो जाएगा बिकॉज दैट हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, ठीक है। साथ ही साथ हमने कहा द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड एज हीट। हीट ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। ऑब्वियसली दो तीन चीजें हमें पता चाहिए, हीट किस में मेजर करते हैं हम? कैलोरी, केल्विन, टू कैलोरीज, जूल, किलो जूल, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स है। दूसरा है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? तो एक हमने इसे कहा है दिस इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। कभी कभी आप इसे, दिस इज डिग्री ऑफ रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस, ऑब्वियसली आप जब हॉट कहोगे तब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इट इज हॉट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इट इज कोल्ड, इस प्रकार से आप बात करोगे, ठीक है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल सर आप क्या कह रहे हो हमें थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताओ। अब इसमें से कौन हॉट लग रहा है आपको, ए और बी? A. ए इज हॉटर,
बी इज कोल्डर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं और एक चीज लाता हूँ। अब ये क्या है, आप समझदार हो, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दिस? आइस। इसको नाम दे दिया सी। एंड नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर कैन यू से बी इज कोल्डर? क्या बी अभी भी कोल्डर है? नो सर। तो अब क्या कहोगे आप? बी इज हॉटर। सो ऐसा कैसा हो गया? बिकॉज दिस इज रिलेटिव टू समथिंग। बी इज हॉटर देन सी while B is colder than A. So whenever you are talking about hotness or coldness, whenever talking about hotness or coldness, it is always relative. It is always relative. आया क्या ध्यान में? ये रिलेटिव होता है। So temperature is degree of relative hotness or coldness of the body. ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। और क्या कह सकते हैं हम टेम्परेचर के बारे में? हमने पढ़ा है टेम्परेचर को डिटेल में, थोड़ा सा टेम्परेचर बता दो मुझे, क्या होता है टेम्परेचर? बोलो। The degree of hotness or coldness. नहीं, वो तो लिखा मैंने, पर आपको क्या समझा है? अभी तक हमने जो टेम्परेचर पढ़ा है उसके थ्रू आपको टेम्परेचर मतलब क्या समझा है? सो व्हाट इज टेम्परेचर? बढ़ने से या कम होने से क्या बढ़ता है या कम होता है? ये इंडिकेट करता है कि आपने हीट दी तो उससे क्या हुआ, और अगर हीट रिलीज हुई तो उससे क्या हुआ, तो ये इंडिकेशन करता है। और थोड़ा सा अच्छे से। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। कौन सी एनर्जी ज्यादा? थर्मल एनर्जी। मतलब क्यों? हीट ज्यादा? क्या ज्यादा? आप एनर्जी ज्यादा, ये तो बिल्कुल सही है। हमने एक पार्ट पढ़ा, कौन सा पार्ट पढ़ा था? एक्सपांशन होता है। नहीं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हो आप। हमने टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब क्या कर दिया? इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। एग्जैक्टली, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? सो देखो, शायद से मैं यहाँ लिखता हूँ, the temperature of the body or system is a manifestation of average kinetic energy of molecule.
as well as energies associated with molecules contributes to internal energy. ठीक है, क्या कहा देखो, the temperature of the body or system is manifestation of average kinetic energy. देखो ये दो वर्ड यूज होते हैं, शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लास 8 में आप पढ़ते हो कि टेम्परेचर मतलब क्या, तो इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या बॉडी, while heat is total kinetic energy. ठीक है, average kinetic energy of the molecules is more, average kinetic energy of the molecules is more, then you will say कि temperature is more. ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इट इज अबाउट हीट. सो बेसिकली देखो, सिस्टम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स. ये मॉलिक्यूल्स और एटम की एवरेज एनर्जी, एक की कम हो सकती है, एक की ज्यादा हो सकती है. एक अभी जस्ट जाकर वॉल के साथ कोलाइड हुआ, इट मे बी एट रेस्ट, नेक्स्ट मोमेंट पर उसकी मोशन होगी, दूसरा जाकर कोलाइड होगा. सो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स की अगर एवरेज एनर्जी अगर आप पकड़ते हो तो वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है. कीप इन माइंड, ये जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं इट इज एनर्जी, इसका यूनिट अलग है. ठीक है, इसका यूनिट अलग है. टेम्परेचर इसका यूनिट अलग है. ठीक है, बट ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ठीक है, और फिर हमने कहा कि ये जो टेम्परेचर है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, तो एज द बल्क सिस्टम is consist of large number of molecules, the sum of kinetic energies and potential energy of molecules as well as energies associated with molecules contributes to internal energy. Internal energy मतलब इन सभी की एडिशन अगर करते हैं तो that accounts to internal energy. और ये इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, सो बॉडी हीट ट्रांसफर हुई मतलब क्या, तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ी या कम हुई, क्योंकि जब हीट बॉडी देगी, बॉडी से बाहर जाएगी तो इंटरनल एनर्जी कम होगी. बॉडी में हीट आएगी, बॉडी हीट गेन करेगी, रिसीव करेगी, तो ये इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. Yes, sir. आया ध्यान में अभी? ठीक है, चलो, सो वी विल टॉक अबाउट, अब टेम्परेचर हीट को हमने रिवाइज किया, इसको पढ़ा है. सो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. सर सेकंड स्लाइड दाखवा ना एकदा. ओके, तो देखो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो इक्विलिब्रियम ये वर्ड अभी आप बहुत समय से यूज कर रहे हो और आपको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इस वर्ड का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा.
बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? Rate of transformation of state is equal. बेसिकली इट्स इक्विलिब्रियम इज बैलेंस कंडीशन या इक्वल वाली कंडीशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम जिसके ऊपर फोर्सेस आर बैलेंस, तो आप अपोजिंग कहोगे, फोर्स. हाँ एग्जैक्टली, तो आप कहोगे सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, सो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इज बैलेंस, तो आप कहोगे इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. सिमिलरली थर्मल ये वर्ड आपको लेकर जाता है हीट के तरफ, ठीक है. सो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, हीट ट्रांसफर होने से क्या होगा. अब देखो इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और 3 वर्ड्स हमारे पास बार बार आने वाले हैं. कौन से 3 वर्ड्स है ये? सो फर्स्ट इज हीट, सेकंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड इज इंटरनल एनर्जी. ठीक है. एक वर्ड इस चैप्टर, जब अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे तब इसके साथ जुड़ जाएगा, विच इज वर्क. ठीक है. सो हीट मतलब क्या, सबको क्लियर है? ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने वाली एनर्जी रहेगी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने वाली एनर्जी रहेगी, which is transfer because of temperature, which is happening because of temperature difference. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये बॉडी सिस्टम जिन पार्टिकल से बनी है, बॉडी या सिस्टम जिन पार्टिकल से बनी है, उन पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है इंटरनल एनर्जी. उनके साथ एसोसिएटेड है इंटरनल एनर्जी. ठीक है. ये पार्टिकल्स की एनर्जी है. दे मे बी इन रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन. उसके साथ उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी उनके कारण की जो एनर्जी है वो रहेगी. ऐसी सब एनर्जी अकाउंट्स टू इंटरनल एनर्जी. अभी हम सिस्टम को कोई बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो जनरली चेंज होगा वो सिस्टम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी. इसलिए बाकी की एनर्जी के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते हैं, बिकॉज हम जिस प्रकार से के सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, जो चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं, टिपिकली इट इज हीट, तो उससे बॉडी के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो. बाकी चीजों के साथ हम बहुत ज्यादा उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना वगैरह ऐसी चीजें हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ओके सर, ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी ये पार्टिकल्स की एनर्जी रहेगी. टेम्परेचर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन रहेगा. इट इज रिलेटेड टू पार्टिकल्स की एनर्जी. ठीक है. और हीट ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होने वाली एनर्जी है. और वर्क, व्हाट इज वर्क, कौन बता सकता है? इस सभी कंसेप्ट में वर्क क्या रहेगा, कहाँ पर पिक्चर में आएगा ये? इंटरनल एनर्जी या हीट सप्लाई की वजह से जो चीजों का वॉल्यूम है होगा. सो देखो, वर्क हमें पता है ये वही वर्क है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है. सो हीट के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके कारण जो वर्क होगा वो यहाँ पर अपन मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. सो ऐसी सब चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है. ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया. सो अब यहाँ से आगे जाते हैं. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम?
सो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पता है, वैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम है। और थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम शायद से कहेंगे as the equilibrium state means the macroscopic properties of system ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में सॉरी, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, थर्मल के पास बाद में जाएंगे। एज द इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज। देखो वेरिएबल क्यों कहा है, समथिंग विच कैन वेरी इज वेरिएबल, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम, जिसके कारण सिस्टम कैरेक्टराइज होती है, डू नॉट चेंज विद टाइम, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, तो सिस्टम को कैरेक्टराइज करने वाली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसका इसके साथ संबंध है, इट इज टेम्परेचर। ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम when the temperature of system do not change with time, we say that system is in thermal equilibrium। अब शायद से इन तीनों चीजों के पास आपको आना पड़ेगा, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। एग्जैक्टली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, गेन या रिजेक्ट करने से, हीट रिसीव करने से या हीट रिलीज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है मतलब हीट गेन करना या रिलीज करना ऐसा कुछ पार्ट नहीं हो रहा है। या इफ इट इज हैपनिंग, जैसे हमने कहा केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रिएक्शन नहीं हो रही है ऐसा होता है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, Rate of forward and backward reaction is same. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता है। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है मतलब इंटरनल एनर्जी फिक्स है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड विथ हीट। सो हीट लेने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, हीट देने से इंटरनल एनर्जी कम होती है। सो हीट लेना देना बंद हो गया या जितना लिया उतना ही दिया जा रहा है, जितना लिया उतना दिया। Exactly. So when we are saying system is in thermal equilibrium, it means rate of heat absorbed as well as rate of heat given out is same. Because of that,
total या net internal energy of the system is constant, as the net internal energy of the system is not changing, ठीक है, it is constant, temperature of the body is constant. So when a body is in thermal equilibrium, we are actually saying that the temperature of the system is constant because of there is no net change in internal energy. It means the amount of heat received is equal to amount of heat rejected. टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हीट ट्रांसफर बंद है ऐसा नहीं है. देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर. देयर may not be heat transfer, but definitely there is no net heat transfer. Is it clear? क्या ध्यान में आया है ये पार्ट? यस सर. सर तो फिर जब आइस वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है तब भी थर्मल इक्विलिब्रियम रहता है क्या? वहां पर तो फेज चेंज होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है. सो वहां पर क्या होता है, आइस टू वाटर का कन्वर्जन जब होता है, सो वॉट एवर हीट इज एब्सॉर्ब इट इज यूज टू चेंज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस. सो वहां पर बॉडी का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. बिल्कुल सही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वी विल से द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, फिर चेंज क्या हो रहा है, सो जो कुछ भी हीट इज एब्सॉर्ब इट इज यूटिलाइज फॉर वर्क डन. कौन सा वर्क करना है वहां पर, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना है. ठीक है, यस सर. हाँ, पर वहां पर नेट हीट ट्रांसफर है क्या? हाँ, वहां पर नेट हीट ट्रांसफर है सर. ठीक है, सो नेट हीट ट्रांसफर है तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? हाँ, बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. ठीक है, सो फिर उस केस में आपको कहना पड़ेगा कि उस सिस्टम को आइसोलेट करके कहना पड़ेगा, सिस्टम को आइसोलेट करके कहना पड़ेगा. आइसोलेट किया मतलब क्या, सराउंडिंग से एनर्जी ली तो ओवरऑल सिस्टम ओवरऑल मतलब पानी आइस ये जो सिस्टम रहेगी उससे कंप्लीट सिस्टम लेकर हमें बात करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि जैसा हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो वहां पर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हुआ है, फेज चेंज हुई तो डेफिनेटली हीट आई है, देयर इज नेट हीट एब्सॉर्प्शन. ठीक है, वहां पर तो नेट हीट एब्सॉर्ब हो रही है ना, लेटेंट हीट आप एब्सॉर्ब कर रहे हो, दैट्स व्हाई आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, तो वहां पर हम जाएंगे उसके तरफ. वहां पर आपको अभी तक हमने सिस्टम को डील नहीं किया, व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, जो कल के क्लास में रहेगा. वहां पर आपको कंप्लीट सिस्टम को कंसिडर करना पड़ेगा, जहां पर ये जो हीट देने वाली एजेंसी है दैट विल आल्सो बी योर पार्ट ऑफ सिस्टम. इट मे बी हीट गेन फ्रॉम सराउंडिंग एयर, आजू बाजू की एयर, उसको आप सिस्टम का पार्ट बनाओगे. ठीक है, राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्मास फ्लास्क. ऐसे टाइप की शायद से सिस्टम है हमारी. या अभी आपने देखा होगा दिस वैक्सीन आर केप्ट इन थर्माकोल का बॉक्स, या ट्रेन में जो आइसक्रीम देने के लिए आते हैं थर्माकोल का बॉक्स लेकर, ऐसे टाइप के सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं. या सिंपली आपका ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन टेबल, कि पानी का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि सराउंडिंग से जितनी हीट पानी के ग्लास के अंदर आई उतनी ही पानी के ग्लास में रिलीज की, एंड दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर इज कांस्टेंट as there is no net change in internal energy. अब इतना हम सब हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर ही रहे हैं, so we should understand two more words. कौन से दो शब्द हैं सर? So there is something called as adiabatic wall.
एंड दूसरी है डायथर्मिक वॉल। चलो बताओ, डायथर्मिक वॉल और एडियाबैटिक वॉल क्या डिफरेंस है इसके बीच में? ओके, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फ्रिज की वॉल जो रहती है ना, इट इज एडियाबैटिक वॉल। और डायथर्मिक वॉल इज प्रेशर कुकर की वॉल। अब एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये कौन सी वॉल रहेगी। बता सकते हो क्या? सर एडियाबेटिक वॉल में से हीट ट्रांसफर नहीं होती। उसको क्या कहते सर हैं अपन? इंसुलेटर। हीट Insulator. इंसुलेटर। इट इज इंसुलेटिंग वॉल। हीट ट्रांसफर is not permitted। और दूसरी प्रेशर कुकर की वॉल, मतलब कैसी वॉल? इट इज कंडक्टिंग वॉल। हीट ट्रांसफर इज परमिटेड। हीट ट्रांसफर को परमिशन रहेगी। क्या सही है? सो जस्ट क्या आप इसके एक एक दो एग्जांपल बता सकते हो क्या कि कहाँ पर वॉल एडियाबैटिक रहती है, कहाँ पर डायथर्मिक रहती है? बता सकते हो? वो कैलोरीमीटर में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे एडियाबैटिक। ओके, कैलोरीमीटर की वॉल एडियाबैटिक रहेगी। और डायथर्मिक कहाँ पर सर रहेगी? थर्मोस थर्मास फ्लास्क की वॉल कैसे रहेगी? एडियाबेटिक। एडियाबैटिक। बहुत बढ़िया। और गाड़ी के इंजन की वॉल? डायथर्मिक। डायथर्मिक। बहुत बढ़िया। गाड़ी के इंजन की वॉल डायथर्मिक रहेगी। अपने घर की कंक्रीट की वॉल? डायथर्मिक। डायथर्मिक रहेगी। ठीक है। कभी अभी दोपहर में द वॉल विच इज एक्सपोज टू सन या सनलाइट कंटिन्यूअसली, उसका टेम्परेचर देखना, आपको ध्यान में आएगा कि वो उस प्रकार से डायथर्मिक रहेगी। ठीक है। सो टिपिकली इस प्रकार की वॉल्स हमारे सिस्टम को रहेगी, जिसके थ्रू हम इस प्रकार से हीट एक्सचेंज को परमिट करने वाले हैं।